प्यारे बच्चों, आज हम आपको अध्याय 5 में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये चैप्टर का नाम है बच्चों। इसमें यूक्लिड ने कुछ परिकल्पनाएं दी हैं, कुछ अवधारणाएं बताई हैं, उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। देखो बच्चों, ये दे रखी है, इनको आप पढ़ लेना। यूक्लिड की परिभाषाएं दे रखी हैं, ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं, ये आप इसमें पढ़ना। अभी हम आपको समझाएंगे भी। आधारभूत संकल्पनाएं तथा अवगृहीत के बारे में भी बताया है उन्होंने। तो हम देखते हैं आगे बच्चों, ये सब हम आपको समझाने वाले हैं। तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यूक्लिड की परिभाषाएं। एक बिंदु वह है, देखो बिंदु के बारे में इन्होंने बताया है। बिंदु क्या चीज़ है उसके बारे में हम बता रहे हैं। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, अर्थात बिंदु की परिभाषा क्या है? जिसमें लंबाई चौड़ाई ना हो, जिसका कोई क्षेत्रफल ना हो, उसका कोई भाग ना हो, तो क्या कहलाता है? वो बिंदु कहलाता है बच्चों। अब दूसरी परिभाषा इन्होंने दी है रेखा के बारे में। एक रेखा की लंबाई होती है परंतु चौड़ाई नहीं होती। तो देखो बच्चों, एक रेखा की ये रेखा है, इसकी लंबाई तो होती है लेकिन इसकी चौड़ाई नहीं होती। अब बच्चों कहोगे इसमें कुछ ना कुछ चौड़ाई है, तो बच्चों लंबाई के अपेक्षा चौड़ाई बहुत कम होती, नगण्य होती है। इसलिए इसमें क्या माना जाता है कि रेखा की लंबाई होती है परंतु चौड़ाई नहीं होती। रेखा अनंत दूरी तक बढ़ाई जा सकती है बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, तीसरा बिंदु यह है कि एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। देखो एक रेखा जो है वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होती है और इसको इधर भी अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, इधर भी अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। एक रेखाखंड होता है बच्चों, रेखाखंड होता है जिसके अंत बिंदु होते हैं, ये रेखाखंड कहलाता है। एक रेखा जो रेखा का खंड हो, यानी कि इसका हो, तो इसमें तो ये अंत बिंदु होते हैं, लेकिन इस रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं, रेखा में अंत बिंदु नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, चौथा है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। देखो ये बच्चों रेखाखंड की ये सपाट रूप से स्थित है, इसी के बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, स्वयं पर बिंदु के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, ठीक है। अब देखो पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। देखो बच्चों, ये ऐसे बना सकते हैं, इसमें पृष्ठ ये वाला होता है, ठीक है बच्चों। ये जो चारों तरफ होता है, अगर हम ले लें एक सिलेंडर के रूप में, तो ये जो होता है वो पृष्ठ कहलाता है। ऐसे ही ये संपूर्ण पृष्ठ में भी आते हैं, ठीक है। तो और ऐसे गोला बना लें, एक ठोस गोला है, तो ये जो होंगी, ये जो ऊपर वाली सतह होगी, ये सब क्या कहलाएगी? पृष्ठ कहलाएगी बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे हम देखते हैं बच्चों, अब एक समतल के बारे में बताया। समतल पृष्ठ क्या है? समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। देखो जैसे कोई आयताकार कोई आकृति बनी हुई है या वर्गाकार आकृति बनी हुई, तो ये तल जो होगा वो हमारा समतल पृष्ठ कहलाएगा। ऐसे ये समतल पृष्ठ कहलाएगा। जैसे कोई भी खेत होता है या कोई भी फील्ड होता है, उसका जो दिखाई देने वाला पृष्ठ है, ऊपर वाला सतह जो होती है वो समतल होती है, तो उसको क्या कहते हैं? समतल पृष्ठ कहते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, तो यूक्लिड की कुछ अभिगृहीतियाँ या संकल्पनाएं, ठीक है, इनको संकल्पनाएं भी कह सकते हैं। तो अब देखो, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों तो वे क्या होती? एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे ये एक रेखा है, ठीक है बच्चों, इस रेखा के बराबर एक रेखा ये खींच दें, ऐसी इस रेखा के बराबर एक रेखा ये खींच दे। मान लो इसकी 3 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर लंबाई होगी, इसकी भी 3 सेंटीमीटर, तो ये जो होंगी आपस में बराबर होंगी। ये बात कह रहे हैं। अगला देखो बच्चों, अगला है
यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। जैसे कोई कोई AC बराबर BD है और इसमें हम कोई और भी जोड़ दें, A हम जोड़ दिया, मान लो A, या इसको ऐसे ऐसे मान सकते हो AC और फिर AC। देखो इस तरीके से एक रेखा ले लो, ठीक है, और ये दोनों जैसे बराबर हैं, AC ले लो तो AB, तो AC बराबर है मान लो CD के। तब अगर हम इसमें कोई जोड़ देंगे, जैसे 2 जोड़ दें और इधर भी 2 जोड़ दें, तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर तब भी होंगे। यानी कि दोनों तरफ अगर हम कोई अमाउंट जोड़ देंगे तो वो बराबर होगा। यही बता रहा है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होंगे। इसको इस तरीके से समझ लो कि 3 बराबर 3 के हैं, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें और इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो 5 इधर भी होगा 5, तो ये पूर्ण संख्या आ गई, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये बात इसमें कह रहे हैं। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब यह है यदि बराबरों को बराबरों में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। जैसे अगर कोई ले लो, जैसे हमने ले लिया 10 और 10 ये बराबर है, इसमें से अगर हमने 2 घटा दें, इसमें भी 2 घटा दें, तो ये पूर्ण आएगा, तो ये बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। देखो शेषफल ये आया, ऐसे शेषफल ये आ गया, बराबर हुए। ठीक है, अब देखते हैं, देखो बच्चों, चौथा है अपूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। देखो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ये बात कह रहे हैं। जैसे ये कोई रेखा ले लो और इसका हम कोई भाग कर दें, भाग मान लो ये कर दिया, ये निकल आया यहाँ पर, तो ये पूर्ण भाग है, वो इस भाग से हमेशा बड़ा होगा। या एक हम इस तरीके से ले लें, एक गोला ले लें और इसको काट दें, तो गोला और ये कटा हुआ भाग में क्या संबंध रहेगा बच्चों, ये हमेशा पूर्ण भाग हमेशा ज़्यादा होगा। तो यही बात कह रहे हैं, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। वे रेखाएं या वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती मतलब इस तरीके से, और इस पे ही एक और रेखा खींच दे तो ये क्या होंगी, आपस में संपाती हैं और ये हमेशा बराबर होंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते। जैसे हम ये मान लें बच्चों कि AC बराबर है BC के, अगर हम इसको दुगना कर दें, ये दुगना कर दें, तो ये भी आपस में हमेशा बराबर होंगे। या ऐसे कह सकते हैं 2 बराबर 2 के है, इसमें अगर हम 5 का गुणा कर दें और इसमें 5 का गुणा कर दें, ठीक है, 5 का। अब जैसे दुगने वाली बात हुई है तो दुगना कर लो यहाँ, तो 3 बराबर 3 के, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें भी 2 का गुणा कर दो, तो 6 बराबर 6 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यही बात कर रहे हैं, एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अब अगला है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु ये है, ये इस तरीके से है, इनका आधा कर दें और इसका आधा कर दें, तो ये वाला भाग इस वाले के बराबर होगा, ऐसे ये वाला भाग इस वाले के बराबर होगा। देखो ये भाग और ये भाग बराबर होंगे, और ये भाग और इधर के भाग ये होगा वो बराबर होंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब बच्चों आगे हम देखते हैं, देखो बच्चों, प्रमेय 1, दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होते। ये फर्स्ट प्रमेय है इसका मतलब ये है बच्चों, क्या बता रहा है, दो भिन्न ऐसी रेखाएं कोई ऐसे खींच दो, ठीक है, एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकते, यही एक बिंदु होगा। अगर कोई 2 बिंदु हो जाते इस पर, तो एक ही रेखा, ये इन दोनों पर एक ही रेखा ऐसे खींची, यानी कि वही रेखा हो जाती। तो ध्यान रखो बच्चों, 2 रेखाएं हैं, उनका सिर्फ एक ही बिंदु उभयनिष्ठ होगा, ये बात कह रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब प्रमेय नंबर 2 है, 2 रेखाओं को जो एक रेखा के समांतर हैं तो
वे एक दूसरे के भी समांतर होंगी। तो इसका मतलब ये है कि एक रेखा ये है, इसके समांतर एक रेखा ये है, और एक रेखा इसके समांतर ये, यानी इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, तो ये आपस में भी समांतर होंगी। यानी कि ये तीन रेखाएं हैं, ए बी और सी, ए बी के है, बी सी के है, ठीक है, या सी बी के है, तो ए और सी भी जो रेखाएं होंगी वो पैरेलल होंगी, ये समांतर होंगी, ये बात इसमें है। अगला देखो, अब बच्चों देखो ये एक्सरसाइज है 5। अब देखो इस पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, ये बताया गया है इसमें। देखो क्या है, पहला देखो, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती। अब देखो एक बिंदु ये है बच्चों, ठीक है, एक ये है, और इस पर क्या करें, एक ही रेखा खींची जाए। देखो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों। इस तो ये कैसा हो गया, हमारा असत्य हो गया, ये असत्य है, ठीक है। अब देखो ये वाला, देखो इस वाले में देखो कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। दो बिंदु हैं ऐसे, इनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, सिर्फ एक। असंख्य तो खींची नहीं जा सकती, अगर खींचेंगे तो इसकी यही एक ही रेखा होगी। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती, असंख्य रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, तो ये भी हमारा हो गया असत्य, ठीक है। अब देखो, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो बच्चों, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखो ये रेखा है, तो इस रेखा को इधर भी अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, इधर भी अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं, जितना चाहो उतना। तो ये सही है बच्चों, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। अगला देखो, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। अगर देखो बच्चों ये बराबर हैं दो वृत्त, तो इनकी जो त्रिज्याएं होंगी ये, ठीक है, ये आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। यदि ये दोनों वृत्त कैसे हो, समान हो, क्षेत्रफल में समान हो, चाहे ये परिधि में समान हो, जो भी किसी में समान होंगे तो इनकी त्रिज्याएं कैसी होंगी, वो समान होंगी बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब अगला है, आकृति में ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ये हमें बताना है बच्चों, ठीक है। देखो ए बी बराबर दे रखा है पी क्यू, और पी क्यू बराबर दे रखा है एक्स वाई, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। अब देखो पी क्यू का मान क्या करेंगे, पी क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करेंगे, रखेंगे हम बच्चों। अब ये मान हम रखेंगे तो देखो कितना आएगा, ए बी पी क्यू की जगह रखेंगे एक्स वाई, तो एक्स वाई, यही हमें सिद्ध कराया गया है कि ए बी बराबर एक्स वाई, ये आना चाहिए, ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब इसमें निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। देखो बच्चों इसमें दे रखा है सबसे पहले समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, देखो इसको हम बताते हैं आपको। समांतर रेखाएं जो होती हैं वो इस तरीके से होती हैं बच्चों। देखो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, रेल की पटरियां बच्चों। कौन सा है, रेल की पटरियां। अगर रेल की पटरियां आपने देखी हैं, उनको चाहे कितनी दूरी पर जाएं वो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। तो दोनों पटरियां कैसी रहती हैं, वो अनंत दूरी तक उनके बीच की दूरी समान रहती है। तो अब देखो, और वो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। तो अब देखो इसमें क्या है, दो सरल रेखाएं जिनमें कोई
भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है या होती है, एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। देखो इनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। जैसे अगर इसमें कोई इस तरीके का होगा तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक उभयनिष्ठ बिंदु मिल जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं बच्चों? समांतर नहीं है। ये रेखाओं में इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, इसलिए ये कहीं पे भी मिलेंगी नहीं, इसलिए इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं बच्चों क्या होता है कि लंब रेखाएं इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से। इस पर ये रेखा है, इस पर एक रेखा, ये 90 अंश पर होती है। तो बच्चों क्या होता है कि जब दो ऐसी समांतर रेखाएं हैं और हम एक रेखा को हम 90 अंश से घुमा दें, इस तरीके से आ जाएगी, 90 अंश से घुमा दें, तो ये आपस में क्या कहलाती हैं? ये लंब रेखाएं कहलाती। ये इसके लंब है और ये इसके लंब है, क्योंकि इनके बीच की दूरी, इनके बीच का कोण कितना है? 90 अंश का है। तो लंब रेखाओं के बीच में कितने अंश का कोण होता है बच्चों? 90 अंश का होता है। तो यही देखो, यदि दो समांतर रेखाओं में से कोई एक रेखा 90 अंश के कोण पर घूमती है, ये हमने ऐसे घुमा दिया तो ये 90 अंश पर घूम गया, घूमती है, तब वे दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। ये बात इसमें बताई गई, ये हमने आपको समझा दिया। और इसका उदाहरण क्या है? रेल की पटरियां। आगे देखते हैं। देखो अब देखो रेखाखंड क्या है। ये एक रेखा होती है बच्चों, इसका अंतिम बिंदु और ये अंतिम बिंदु इधर नहीं होता है, इसको हम अनंत दूरी तक इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन रेखाखंड का मतलब है रेखा का खंड, ये अर्थात इसका मतलब है कि रेखाखंड जो होता है वो दो बिंदुओं द्वारा सीमित होता है, इसकी हम लंबाई निकाल सकते हैं और ये एक सीमित होता है इन बिंदुओं द्वारा, और इसको हम इधर उधर नहीं बढ़ा सकते। ऐसे मान के चलो कि ये एक खंड है, लेकिन रेखा को अनंत दूरी तक हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखो पढ़ेंगे, रेखा के किसी सीमित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड दो अंत बिंदु यानी अंतिम बिंदु जो दो रखे हैं, अंत बिंदु या अंतिम बिंदुओं द्वारा सीमित होता है, या सीमित मतलब बांध दिया जाता है दो बिंदुओं द्वारा। देखो ये दो बिंदु द्वारा ये बांध दिया गया, इसका ये भाग है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखो वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या है बच्चों? देखो ये वृत्त है और इसके केंद्र से अगर हम इस पर एक रेखा परिधि पर मिला दें, कहीं पे भी मिला दें, चाहे इधर मिला दें चाहे इधर, ये सभी क्या कहलाएंगी? वृत्त की त्रिज्या कहलाएंगी बच्चों। तो यही है, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि के किसी बिंदु तक खींचे गए रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, इतनी बात हम आपको समझा दिया है। अगला देखो बच्चों क्या है? वर्ग। वर्ग क्या होता है बच्चों? इस तरह से वर्ग में चार रेखाएं होती हैं, इस तरीके से चतुर्भुज होता है बच्चों, और इसमें चार रेखाओं से घिरा होता है वर्ग, और इसमें प्रत्येक कोण ये जो होते हैं कोना, ये कोने हैं दो, जहां पर रेखाएं मिलती हैं वो वाला कोना क्या होता है? 90 अंश का होता है। यही इसकी पहचान है। तो क्या है? वर्ग वह क्षेत्र है जो समान लंबाई, और ये लंबाई भी इनकी समान होती है। जैसे अगर 4 मीटर इसकी लंबाई तो 4 मीटर इसकी भी लंबाई होगी, 4 मीटर इसकी भी लंबाई होगी, 4 मीटर इसकी भी लंबाई। तो यही है कि वर्ग वह क्षेत्र है जो समान लंबाई के चार रेखाखंडों से घिरा होता है। ये रेखाखंडों से घिरा होता है तथा प्रत्येक दो किनारों के बीच का कोण, प्रत्येक जो किनारे हैं ये कोण 90 अंश होता है। इतनी बात आप लोग समझ गए। अगला, दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। एक ये दे रखा है, तो इसको हम देखेंगे बच्चों। देखो कैसे, माना ए और बी एक सरल रेखा है, अपरिमित रूप से ऐसे अनेक बिंदु हैं जो इस रेखा पर स्थित हैं। कैसे? देखो ये रेखा है और इस रेखा की लंबाई क्या है? असीमित है, यानी अनंत तक लंबाई जाएगी। तो इसमें क्या रहेगा? बिंदु भी कैसे रहेंगे? असंख्य रहेंगे। ठीक है, तो यही बता रहा, अपरिमित रहेंगे, यानी कि सीमा नहीं रहेगी, गिन नहीं पाएंगे।
तो इसमें भी जो बिंदु होंगे वो असंख्य होंगे या अपरिमित होंगे। देखो बच्चों, तो दो अंत बिंदुओं ए तथा बी को छोड़कर, दो अंत बिंदु हैं ए और बी को छोड़कर इनमें से किसी का भी चयन करते हैं तो यह बिंदु ए तथा बी के मध्य ही स्थित होंगे। मध्य के स्थित का मतलब इसके बीच में स्थित होंगे, मध्य का मतलब बीच में ही आएंगे। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। तो अब देखो अगला देखते हैं। अब दूसरी है कि यहां कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अवधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं, देखो बच्चों, इसमें यह है कि कम से कम ऐसे तीन बिंदुओं का होना आवश्यक है जिनमें से एक बिंदु को अन्य दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होना चाहिए। कैसे? देखो, ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहां ले लिया, तभी देखो ये हल हो पाएगा। ठीक है बच्चों, कम से कम ऐसे तीन बिंदुओं का होना आवश्यक है। तीन बिंदु हो गए जिनमें से एक बिंदु को अन्य दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होना चाहिए। इस रेखा पर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ये हो गया है बच्चों। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो आगे है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है कि AC बराबर BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, इसको स्पष्ट करना है। अब देखो, AB कोई एक रेखा है इस तरीके से, A और B। ठीक है, यहां पर एक C ऐसा बिंदु है, C यहां पर कहीं है कि जहां AC बराबर है BC के, यानी कि AC दिया है, ये AC बराबर BC के। ठीक है, ये बराबर है इसके। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। तो हम क्या करेंगे बच्चों, AC, इसमें भी AC जोड़ देना, इसमें भी AC जोड़ देना। तो AC को दोनों तरफ या दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो बच्चों, AC इधर जोड़ दिया और BC प्लस AC इधर जोड़ दिया, ये हो गया 2AC। और बच्चों ये कितना, ये देखो BC और AC, ये कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा इसकी लंबाई। अब देखो AC बराबर 1/2 AB हो गया। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है बच्चों, मध्य बिंदु होता है। अब देखो बच्चों, ये कोई एक रेखा है AB और ये बता रहा है इसमें कि जो मध्य बिंदु है वो केवल एक और एक ही होता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं इस रेखा के दो मध्य बिंदु हैं, एक C डैश। ठीक है, माना AB रेखा के दो मध्य बिंदु C तथा C डैश है। ठीक है, तब यदि C रेखा का मध्य बिंदु है तब तो क्या हो जाएगा,
अगर ये सी में मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1/2 AB। ये समीकरण 1 हो गया। अब देखो, अगर यदि रेखा AB का मध्य बिंदु C डैश हो, तब क्या हो जाएगा, ए सी डबल डैश बराबर 1/2 AB। मध्य बिंदु है इसलिए AB का आधा होगा। अब देखो समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से देखो 1/2 AB बराबर 1/2, ये दोनों बराबर हो गए, इसलिए AC बराबर AC डबल डैश, यानी कि जो AC की लंबाई है वो ही क्या है, A डबल डैश, यानी कि इन दोनों की लंबाई कैसी है, ये तभी संभव है, यह तभी संभव है जब C तथा C डैश एक ही बिंदु हो। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है बच्चों, लिखोगे नीचे, इससे सिद्ध होता है कि किसी रेखा का मध्य बिंदु केवल एक ही होता है, एक और केवल एक ही होता है। ये आप नीचे इसमें लिख लेना। क्या लिखोगे, किसी रेखा का मध्य बिंदु केवल एक और केवल एक ही होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है आकृति में यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। यदि AC बराबर BD हो तो सिद्ध हमें AB बराबर CD करना है। तो अब देखो बच्चों, अब ये दे रखे, ये देखो एक रेखा दे रखी है ऐसे, ठीक है, ये बिंदु ऐसे रेखा दे रखी है और इसमें दो बिंदु है, ये B और ये C। अब इसमें दे रखा है, दिया है AC बराबर BD के है। AC, ये देखो ये रेखा यहाँ से यहाँ तक, ये बराबर है इसके। ठीक है, और सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD। तो बच्चों, तो देखते हैं, देखो बच्चों क्या है तब। अब देखो AC बराबर क्या है, दिया है हमारा, दिया AC बराबर BD के, AC बराबर BD के। अब ये दे रखा है BD के। अब हम AC को कैसे लिख सकते हैं, ये बिंदु हमारा A और A और कौन सा दे रखा है, D, ये D दे रखा है। ठीक है, तो AC बराबर हम लिखेंगे AB प्लस BC और BD को लिखेंगे BC प्लस CD। अब देखो बच्चों, अब इससे चाहे इधर ट्रांसफर कर दो या इधर कर दो या बराबर काट दो, तो ये आपस में ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, इधर ले आए तो कट गए, 0 बचा, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, CD। तो AB बराबर कितना हो गया बच्चों, CD। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। अब आगे प्रश्न है, देखो बच्चों, यूक्लिड की अवगृहीतों की सूची में दिया हुआ अविगृहीत नंबर 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ये देखो 5 नंबर का जो उन्होंने अवगृहीत दिया है, संकल्पना दी है, वो क्यों सर्वव्यापी सत्य माना जाता है, ये आपको हम बता रहे हैं। दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अवधारणाओं से संबंधित नहीं है। अब देखो ये बता रहा है इसमें, देखो बच्चों क्या बता रहा है कि जो 5वां नंबर है, यूक्लिड का 5वां अवगृहीत निम्नलिखित है। क्या है कि पूर्ण अपने भाग से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अभी हमने समझाया था कि कोई गोला हम ले लें और 2 गोले हैं, या इसको ही ले लो कि ये हम आधा कर देते हैं इसका, ये भाग,
तो ये पूरा भाग मान के चलो, इस पूरे भाग से हमेशा छोटा होगा, ये सर्वव्यापी सत्य है। तो यही बताया गया है कि ये सर्वव्यापी सत्य है, क्योंकि पूर्ण भाग हमेशा क्या रहता है, पूर्ण का कोई भाग क्यों ना हो, वह अस्तित्व में पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ होगा। इसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सार्वभौमिक सत्य है कि कोई भी पूर्ण भाग का कोई भाग होगा वो हमेशा छोटा होगा, पूर्ण भाग हमेशा बड़ा होगा। तो आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।